अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। पब्लिक को सुहासिल का सलाम। मेरे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। कल मिस थे बड़ा मिस किया हमने आपको, मजबूरी की वजह से मिस था, लेकिन बहरहाल हमारे साथ हरमीत भी मौजूद है और आज बड़ी खुशी की बात यह कि हम तीनों हैं। मतलब किसी दिन मिस हो जाए तो जरा थोड़ी सी जरा एक सूरत हाल। हरमीत को भी हम बड़ा मिस करते हैं जिस दिन वो नहीं होता। हरमीत हेलो, हाउ आर यू? जी जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और रऊफ साहब, वाकई में हम तीनों की जोड़ी बनती भी है और जचती भी है, और साथ में अगर देखें जब कोई नहीं होता तो ज़रूर उसे मिस किया जाता है। लेकिन हमने आपको मिस की और सोहा ने तो मुझे बताया कि भाई लाहौर का मौसम है और रऊफ साहब उसको ज़्यादा एंजॉय करने में तुले हुए हैं। तो मैंने कहा भाई इस्लामाबाद का भी अच्छा है, हम भी इसके बाद शो के बाद हम भी निकल जाएंगे घूमने फिरने। सो बहरहाल रऊफ साहब, बहुत सारी खबरें हैं। अगर हम देखें आज जो नजरें आपकी ज़्यादा अखबार पे होती है तो मैं सोचता हूँ कि शुरुआत आप ही करें। अच्छा चलो, मैं तो सबसे पहले तवानाई बहरान के बारे में बात करना चाहेंगे। हम लोग मुल्क में शॉर्टफॉल बिजली का जो है वो 7,000 मेगावाट से भी ज़्यादा हो गया है। मुल्क में अक्सर इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। कई इलाकों में 12-12 घंटे 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है। बलूचिस्तान की सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है। लाहौर और कराची में भी कहा जाता है कि 10-10 घंटे 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ये तवानाई बहरान किसी तरह से काबू में नहीं आ रहा। और जो वजीर हमारे मुसद्दक मलिक वो कहते हैं कि हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो ऐसे में जो IPPs को पैसे देने हैं और जो सर्कुलर डेट है उसमें कैसे कमी आएगी, ये एक बड़ा मसला है। आम आदमी से कहीं सर वो अच्छा, और साहब 8 करोड़ रुपए स्विमिंग पूल बनाने के लिए है, लेकिन जहर खाने के लिए नहीं है। और इसके साथ साथ एक और चीज जो वो भी हम देखें तो 8 रुपए बिजली जो है वो मजीद महंगी होने वाली है। और मुझे याद है कि मानसरा के जलसे में शहबाज शरीफ साहब ने फिर अपनी बोली लगाई कमीज की। पता नहीं उसकी प्राइस लग नहीं रही है, बिक नहीं रही है, क्या वजह है, वरना उससे बहुत सारी चीजें जो है वो सस्ती हो सकती हैं। हाँ, बहुत सी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं जिनमें कुछ बटन हो सकते हैं कमीज़ के, उसके अलावा तो और क्या सस्ता होगा। दर्जी से आपको वो खबर याद है, दर्जी शादी के लिए जो बाहर से खातून गुजरात तशरीफ लाई है, तो ये दर्जी से रब्ता करना पड़ेगा कि कमीज़ को सिलने के लिए तो उसको पता है कैसे, फाड़ने के लिए या बेचने के लिए आप किससे रब्ता करना चाहिए। बहरहाल जो इन फैसलों में ताखीर हम मौजूदा गवर्नमेंट ने की है, अब उन फैसलों के बाद मजीद सख्त फैसले करने का वक्त आ गया है। और एक के बाद एक फैसले जो आ रहे हैं उससे डायरेक्टली जो चीज़ मुतासिर हो रही है वो है आम आवाम और उसकी माशी सूरत हाल। सर बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। अभी ताज़ा कल की खबर ये थी कि 20 रुपये 30 रुपये के लिए हमारे वजीर ख़जाना कह रहे हैं कि आप तैयार रहें, अपने आप को इमोशनली मेंटली तैयार रखें भाई, 20 से 30 रुपये और भी बढ़ सकते हैं इस पेट्रोल के, जो कि अल्टीमेटली वो तो आज रात ही ऐलान हो सकता है। क्योंकि वजीर ख़जाना से जिसमें मिफ्ता इस्माइल से पूछा गया था कि क्या आप पेट्रोल और महंगा करने जा रहे हैं 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। जो मुझे नहीं पता का मतलब होता है कि हाँ यस वी आर गोइंग टू डू इट। और वो आज रात हो सकता है, कल भी हो सकता है। मतलब ये है कि मतवक्का तो यही है कि आज रात शायद गवर्नमेंट ऐलान कर दे पेट्रोल की प्राइस में और ज़्यादा। और जैसे हरमीत कह रहे हैं पेट्रोल प्राइस में होगा तो फिर जाहिर है कि मतलब वो उस सूरत में बिजली की प्राइस में महंगा होगा, महंगी हो जाएगी। अच्छा, इस वक्त तलब हमारी जो है वो 28,200 मेगावाट है और हमारी रसद जो है 21,200 मेगावाट है। 7,000 का फ़र्क है, जो 7,000 का फ़र्क पूरा नहीं हो रहा। और उसकी वजह ये बताई जाती है कि जो थर्मल पावर है वो तो तकरीबन अपना पूरा काम कर रही है और पन बिजली 4,635 मेगावाट बिजली पैदा कर रही है। थर्मल पावर सरकारी जो है 1,060 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि तेल, गैस और कोयले की कमी की वजह से हमें ये शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सर देखिए, इस तमाम तर सूरत हाल में कराची लाहौर की तो चले हम बात कर रहे हैं, हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे लाइट जाती है। और अगर हम के इलेक्ट्रिक की बात करें कराची की, तो वहाँ भी 9 से 10 घंटे दौरानिया है इस बिजली ना होने का। लेकिन सर देहातों की अगर बात की जाए, कल तो चले शुक्र है लाहौर और मुल्का इलाके जो है उनका मौसम अच्छा था, लेकिन आने वाले दिनों में लाइक समर्स इज अराउंड द कॉर्नर, तो हमें देखना पड़ेगा कि इतनी बुरी सूरत हाल में मजीद कहाँ पर जाकर ये सिचुएशन जो थोड़ी स्टेबल होती है। सर आगे वाली खबर जो है ना, अगर हम देहातों की बात करें तो शहर तो हमारे सामने और हम शहरों में ही काम कर रहे हैं, रहते हैं। अगर हम रावलपिंडी की बात करूं या इस्लामाबाद की बात करूं तो यहाँ पे भी इसी तरह वर्स्ट किस्म की सिचुएशन है। लेकिन देहात में बिजली ना होने के बराबर है। अभी लास्ट वीक जब मैं अंदरूनी पंजाब में था तो वहाँ पे मैं हैरान हुआ था कि बिजली नहीं है भाई। सुबह से लेके शाम तक, शाम गुजर जाती है तो रात को आधी रात फिर बिजली चली जाती है। इस किस्म के हालात हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में तो आप ये मत सोचे कि बिजली कभी
होती है, क्या बिजली भी होती है, इस किस्म के हालात है कई देहात में। फिर केपी में हम जाते हैं तो केपी में भी वर्स्ट किस्म की सिचुएशन है कि वहाँ पे भी लाइट ना होने के बराबर है। तो वो देहातों में तो बिल्कुल कोई पूछने वाला भी नहीं है, और ना वो लोग भी अब उनको पता है कि भाई आनी है नहीं लाइट, तो ये हालात हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकली इस पर्सपेक्टिव को अगर मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूं, क्योंकि अगली खबर सर इस नौयत की है कि मैं अपनी टॉप स्टोरीज और डेली डोज पर जाने से पहले इसको थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। कल सोशल मीडिया पे आपने हरमीत और सर आपने भी खबर देखी होगी सर, ये इज्तिमाई गैंग रेप वाली जो है इज्तिमाई ज्यादती ज़करिया एक्सप्रेस पर ट्रेन अमले ने जो की है सर खातून से, ये मैं समझती हूँ कोई अलमिया कोई मसला होने के बावजूद ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है सर। बहुत ज़्यादती की बात हुई। फिर एक दफ़ा मतलब हमारे मुल्क में पता नहीं क्यों इस तरह की हरकतों में लोग मुलव्वस होते हैं। ये खातून जो मुजफ्फरगढ़ से अपने ससुराल से अपने बच्चों को मिलने के बाद कराची वापस जा रही थी, अब ये रेलवे के अमले ने उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और वो साबित भी हो गया। जितना अनफॉर्चुनेट कहा जाए उतना अनफॉर्चुनेट है, और जब तक ऐसे लोगों को बहुत सख्त सज़ाएँ नहीं मिलेंगी, उनकी तशहीर नहीं होगी। अभी तो मुल्ज़मान फ़रार हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है उनका पता नहीं चल रहा वो कहाँ फ़रार हुए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है जल्द पकड़े जाएंगे और उनको काबिले ऐसी सज़ा दी जाएगी। सब अगर हम देखें तो अमले वाले या इससे बहुत सारे केसेस, आपको याद होगा कि एक जज साहब ने एक ख्वा खातून जो खुला चाहती थी उसको बुलाया, उसको ज्यादती का निशाना बना। उसके बाद आपने देखा कि एक खातून जो है वो बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ पे मेल नर्स ने उसको ज्यादती का निशाना बना। हम देख रहे हैं कि अब हट के जो लोग सरकारी तौर पर काम कर रहे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों में मुलविस हो रहे हैं। वो तो और अभी ये गुजरात में जो वाक़या हुआ है कि एक माजूर खातून जिसकी डेथ हुई, उसके बाद कब्र से उसको निकाल के उसके साथ रेप किया गया। तो इस किस्म के हालात हैं, सोच के भी बंदा हैरान परेशान हो जाता है कि ये माशरा हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ हम बढ़ रहे हैं। रखे। अच्छा, डेली डॉज की तरफ बढ़ते हैं, अच्छी खबर है, को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। पहली खबर आपसे शेयर करते हैं सर, पेशावर ज़ल्मी के जो साबिक कप्तान हैं और कोच डैरन समी को सितारे पाकिस्तान से नवाजा गया है। ही इज वेरी हैप्पी, और पाकिस्तानी कपड़े पहनकर और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना उनको शुरू से वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, और लोगों को उनको सराहना भी बहुत अच्छा लगता है। लोग उन्हें सोशल मीडिया पे बहुत प्यार भी करते हैं, और उतना प्यार वो बाउंस बैक भी करते हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए। सैमी जो हैं उनकी खिदमत वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे वक्त में जब कोई नहीं आ रहा था, डैरन सैमी आगे थे और पाकिस्तान में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। वेस्ट इंडीज़ टीम के ये कैप्टन रहे हैं और पेशावर ज़ल्मे से इनका ताल्लुक़ है। पेशावर ज़ल्मे के भी पहले कैप्टन रहे हैं। इन्होंने पेशावर ज़ल्मे को अरूज तक पहुँचाया, और उस अरूज में जब भी डैरन सैमी का नाम आएगा तो नाम सुनहरे हर्फ में लिखा जाएगा। इसी बदौलत उनको ये सितारा पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया। इनके गांव में इनको जो इलाका है इनका, वहाँ पे जाके इनको ये पहुँचाया गया। और डैरन सैमी ने जैसे बता रही हैं सुहा कि पाकिस्तानी ड्रेस पहन के उन्होंने ये लिया एजाज़ अपने लिए, अवार्ड जो था उनको दिया गया। तो हाँ, बड़े बड़े मतलब ये कि, और अभी भी आप ये देखो कि जब वो आते हैं पेशावर में जिस तरीके से उनको इस्तकबाल किया जाता है। अब हरमीत का ताल्लुक है पेशावर से, आप देखो केपी में कितना ज़्यादा, केपी से ताल्लुक है हरमीत का, कितना ज़्यादा वेलकम किया जाता है। इस मामले में ये अच्छी खबर वाकई है। रोहू साहब, डैरन समी आपने जिस तरह बात की कि मुश्किल वक्त में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और ना सिर्फ यहाँ की क्रिकेट की दोबारा बहाली में एक भरपूर किरदार अदा किया, और दूसरी बात यह कि वो जब भी आते हैं तो उनका वीडियो पैगाम होता है और वो पश्तो में होता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि वहाँ के लोगों को और ज़्यादा मजीद वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, और वो पश्तो में कोई ना कोई पैगाम जो है वो उनका आ जाता है। और इसके साथ साथ वो पेशावर में जब जाते हैं तो चरसी, तिक्का या दीगर जो बड़े मशहूर खाने वहाँ पे, तो उनकी तरफ वो जाते रहते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आम आदमी की तरफ वो, हाँ, आधे जो रह गए हैं वो हम उनको मजीद कर देंगे। इतना तो वार्म वेलकम करते हैं, इतना उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हो जाएंगे। अगली खबर से बड़ी इंटरेस्टिंग, अगली खबर से सिर्फ 1 मिनट पहले अगर इजाज़त दो, मैं हरमीत से ये पूछना चाह रहा हूँ, ये पेशावर से आए हुए या लाहौर में, पंजाब में भी बहुत सी जगहों के ऊपर ये टिक्का जो है पाया जाता है। ये चरसी क्यों कहा जाता है? चरसी तो हमारे यहाँ जो था वो एक गलत चरस पीने वाले के हवाले से था। क्यों प्रमोट कर रहे हैं आप इसको? ये चरसी क्या हुआ, मतलब ये इसकी कोई खास वजह? ये खुद मैं भी परेशान था कि पता नहीं चर्च की हल्की फुल्की मिलावट करके बनाया जाता है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ज़्यादातर लोग जो है वो, आपको पता है कि ट्रक
जो चलाते हैं, ज्यादा एडिक्ट होते हैं चरस पीने के, तो उनके स्टाइल का ये खाना बनता है, तो उन्होंने फिर उसका नाम है चरसी तिक्के के नाम से इसको मशहूर मुझे कर क्या दिया। लगता है, मैं और अपना यही वजह है दूं कि थोड़ा वहाँ सा। पे आप देखें, आप पहले तो ट्रक वाले आते थे, अब तो मजीद लोग जो है वो आते हैं और एंजॉय वहाँ बैठ करते के हैं। लाहौर enjoy में बड़ा करते हैं मशहूर है खाने सर। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे जो लगता है, मेरे भी सुन लें, मुझे लगता है कि जो आप लाइक ये एडिक्शन जिन लोगों को होती है ना, उस नशे से एफिलिएट करके उन्होंने कहा चरसी तिक्का, मतलब जो इसको खाएगा वो उसके नशे में भरपूर तरीके से एंजॉय करेगा, और मुझे लगता है नशे की वजह से उन्होंने कहा शायद चरसी ये तिक्का। वजह हो, क्या मतलब ख्याल है? मैं तो शायद ये वजह हो, और ये बड़ी अच्छा। मतलब अच्छी वजह हो सकती है। तो अच्छी मैं अभी ना प्रोग्राम से अगली पहले खबर। मैं पूछ रही थी अब्दुल रऊफ साहब से, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? आपने मुझे नहीं बताया, क्योंकि आप याद कर रहे थे कि फेवरेट गाना कौन सा है। आपने वो गाना सुना है, कबूतर जा 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 वाला? अच्छा, नहीं, मेरा जो है ना फेवरेट अगर देखा जाए, मैं अब सोच रहा था तो वो है रोज़ साहब, जी जी हरमीत, ये मैं इन्फॉर्मेशन पहुंचाने गए कि जरिया था उस वक्त में, कबूतर जा जा जा, देख ले सर। लेकिन आज इनकी हो रही है सर नुमाइश, वो भी सऊदी अरब और में। कबूतर थक के किसी और की मंडेर पे जा बैठे तो पता चले पैगाम कहीं का कहीं और चला जाए और कहीं और उस गलत फहमी में हुआ हो है, जाए। मुझे क्या लगता है काम आपके साथ ऐसा लव लेटर गलत भेज दिया होगा आपने। मैं गलत वैसे address मेरा में। फेवरेट गाना, मतलब अगर मैं सोचूं तो है अपना दिल तो आवारा, वाह वाह वाह, ये देखिए डिपिक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी को। मैं पुराना बताती हूँ गाने। हेमंत कुमार का पुराना गाना, बहुत पुराना गाना। सर जब ये हमारी खबर जो है ना सर, सऊदी अरब में कबूतरों का मुकाबला हुस्न हुआ है सर, वो भी अच्छा। कपल की तरह ना, मतलब खाली कबूतर नहीं था, ठीक कबूतरी है। भी साथ थी। ठीक है। और सर ये जो है ना बड़ा जबरदस्त है, कोई 16 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और सर विन भी किया है, और जिन्होंने देखिए कितने खूबसूरत है, ओ माय गॉड, ग्रे कलर में बहुत सारे, और व्हाइट कलर की तो क्या ही खूबसूरती है ना, ब्राउन भी है, ब्राउन भी है। हाँ। और सर ये 16 अफराद ने इसमें शिरकत की है, और 55,000 रियाल में फरोख्त की गई ये जोड़ी, जो कि विनर थी। और सर इनको विनर डिक्लेयर किया गया है, और मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने जो पार्टिसिपेट मिस किया है। कबूतरी थी, अच्छा, मिस कबूतरी थी, हाँ। कपल था, कबूतर कबूतरी के बगैर, कबूतरी कबूतर के बगैर, इनकम्प्लीट है। अच्छा मिस्टर कबूतर था। अच्छा, बहरहाल मतलब ये मैं जानता हूँ कि मेरे एक दोस्त है, वो कबूतरबाजी के शौकीन थे बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो और जिस तरीके से उन्होंने कबूतर रखे हुए थे, और कबूतरों के साथ, यानी हकीकत ये है कि उनके पास कोई 4-5 हज़ार के करीब कबूतर हो गए, और उसके लिए उन्होंने तकरीबन कोई 10 मुलाजिम रखे हुए थे जो रोज़ उनकी डाइट का ख्याल रखते थे, उनको रोज़ चेक करते थे, उनकी मेडिसिन का ख्याल रखते थे। मैं तो परेशान हो गया, ये कोई इतना आसान काम थोड़ा है। Yes. और हमारे यहाँ जो मशहूर अदाकार गुजरे हैं, यूसुफ खान, वो बहुत उनको कबूतरबाजी का शौक था, उन्होंने भी बहुत कबूतर रखे हुए थे। तो जो लोग हैं वो पागल दीवानगी की हद तक होते हैं, मतलब इसमें। अच्छा जी हरमीत, राहुल साहब, कबूतरों में एक चीज़, एक खासियत जो है वो बड़ी ये पाई जाती है ना, क्योंकि मैंने भी पाले हुए हैं, गांव का बंदा हूँ भाई, बहुत सारी चीज़ें हमने वैसे भी रखी थी। अच्छा, ये जब भी निकलते हैं तो इनका एक ग्रुप होता है, और वो एक दोस्ती और सहेलियों का इनका ग्रुप होता है पूरा का पूरा। तो ये जहाँ पे भी जाते हैं एक ग्रुप में जाते हैं, और एक ही ग्रुप में वापस अपने ठिकाने पहुँच जाते हैं। और बड़े इनके नाज और नखरे बड़े करीब से अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें इनकी बड़ी डिफरेंट होती हैं, मतलब बड़े बड़ा मजे की। इत्तेफाक होते हैं, अगर आप इंसानों इसके की पालने की निस्बत शौकीन इकट्ठे नहीं, अगर आप जाते हैं। पालें तो बड़ा मजा आता है। करके अच्छा, एंजॉय करते हैं। उसके साथ ये है कि जब कबूतर उड़ाने का मुकाबला होता है, लोग ये करते हैं ना कि एक वक्त में अपने बहुत सारे कबूतर उड़ाते हैं, उनको सुधाया होता है उन्होंने, और वो दूसरे मुखालिफ ग्रुप के कबूतर को अपने तौर पे अट्रैक्ट करके अपने ग्रोह में शामिल करके अपने मंडेर पे ले आते हैं। अच्छा। तो इस तरह सिखाए भी कर Tricks देते हैं है ना सर, कबूतरों ये को, tricks बहुत होते फन हैं। है। Fun जैसे है। हरमीत बता रहा था, बड़ा आर्ट है ये भी कबूतरबाजी, और जो लोग हैं वो दीवानगी की हद तक है। जी आगे कहाँ चला? अच्छा जी, आगे हमारी अगली खबर जो है सर, वो इंसान का कद ऊंचा होना चाहिए, लेकिन जब आपका कद छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो ये भी आपका ना रिकॉर्ड बन सकता है। तो जो चीज़ आपके पास है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये खबर है। दुनिया के सबसे पस्त कद नौजवान का ताल्लुक किस मुल्क से है, हम बताएंगे आपको सर। इनका ताल्लुक जो है वो नेपाल से है, और सर इनको अवार्ड भी मिला है इस चीज़ को लेके कि सर दुनिया के सबसे पस्त कद तरीन जो है ना वो ये हैं, और इनकी उम्र 18 साल है, और सर इनकी पैदाइश 2004 में हुई, और सर ये अवार्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दिया है। और वैसे नाम के साथ इनके बहादुर होगा, बहादुर। हाँ जाहिर है, मैं जब भी नेपालियों से मिला हूँ ना, तो वहाँ रमेश बहादुर, वैसे लिखते हैं वो बहादुर है, लेकिन बोलते हैं वो बहादुर है, बहादुर। सर ये दौर तो बहादुर है, बहादुर ये जरूर होते हैं, बहादुर हो या ना हो, लेकिन बहादुर के साथ लिखा होता इनका है। नाम दौर बहादुर है। दूर बहादुर खपांगी इनका नाम है, और बाकी बहादुर इनके नाम के साथ जरूर आया हुआ है। खटमंडू लेकिन आप से ये ताल्लुक देखो कि कद भी कितना मुश्किल का बायस हो सकता है। मतलब इनको अवार्ड तो मिल गया, लेकिन जैसे ये देखना चलना फिरना दोभर है,
और सर 2 हकीकत में फीट 5 जिंदगी इंच, सिर्फ 2 फीट 5 इंच। 2 फुट 5 इंच इनका टोटल कद है। यानी वो सर्टिफिकेट जो रखा गया है, जो आम तौर पे आप लोग यूं हाथ में पकड़ लेते हैं, वो उससे जरा सी बड़े इनके हैं। सीने तक पहुंचा हुआ है, Yeah. जरा सा इनसे ऊपर है वो, मतलब हाँ अच्छा। मतलब ये है कि ये कद इनका जो है वो मुश्किल है, मेरे को इनके लिए मुश्किलात का बायस वो भी बनता है। रिकॉर्ड बन गया। लेकिन सर उसने हाँ। देखिए ना अवार्ड ले लिया, अपना रिकॉर्ड बना लिया, कद छोटा है लेकिन देखिए ना उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। हाँ। तो इससे ये साबित होता है कि आपके पास जो भी चीजें आपने उसको कैसे दुनिया को दिखाना है, ये आपका काम है। जो आप दिखाते हैं वही लोग देखते हैं और उससे खुश हो जाते हैं। मैं हमें ब्रेक की तरफ ब्रेक चलते हैं, लेते हैं और अभी ब्रेक के चलते बाद हैं। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मुर्तज़ा सोलंकी सीनियर तजियाकार मौजूद हैं। मुल्क की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। हमने इस पर भी बात करनी है कि जो हमारे मुसद्दक मलिक साहब वज़ीर जो पेट्रोलियम है, उन्होंने कहा है कि हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, और सूरत हाल ये है कि पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ने जा रही है और उसके साथ बिजली की प्राइस भी। लेकिन उससे पहले मुर्तज़ा का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल इनसे मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि कल इमरान खान साहब ने फिर ये कहा कि उनके जलसे में जो लोग आए थे उनके पास कुछ असला मौजूद था और वो लड़ाई हो सकती थी, कुछ कत्लो गारतगरी हो सकती थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो वापस चले गए। उसके साथ ये भी हुआ कि महमूद खान ने ये कहा कि अब अगर हम आएंगे तो फोर्स के साथ आएंगे, केपी की फोर्स साथ लेके आएंगे। और उन्होंने एक तरह से ये देखा जाए तो ये तशद्दुद पे उकसाने वाली बात है। इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब अगले आने वाले क्या केपीके की हुकूमत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ जंग करने आ रही है, क्या करने आ रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? रऊफ साहब, मुझे नहीं मालूम कि महमूद खान जो है वो ड्यूरेंट लाइन के इस पार आना चाह रहे हैं या उस पार जाना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने ये इंदिया दिया था कि मैं फिर इससे तो बेहतर है अफगानिस्तान चला जाऊं। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि उनको ये तय करना चाहिए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन जो संजीदगी वाली बात है वो ये है कि ये पहले कभी नहीं हुआ कि किसी वफाकी इकाई के सरबराह ये कहें कि जी मैं अपने सूबे की जो ताकत है, फोर्स है, उसको लेकर मैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करूंगा। मैं तो आपसे ये पूछूंगा कि आप खुद मुझे बताएं कि अगर महमूद खान की जगह असफंद वली होते या उनका बेटा होता तो अब तक हमने वो पूरी तारीख जो है वो दोहरा देनी थी कि जी गफ्फार खान ये था और वली खान ये था, फला था। या अगर इसी तरह से अख्तर जान मेंगल वजीर आला होते बलूचिस्तान के, वो अगर ये कहते तो फिर आपने पूरी कहानी उनकी बतानी थी। या अगर मुराद अली शाह ये कहते तो फिर आपने बताना था जी ये पीपुल्स पार्टी तो है ही दहशतगर्द, अल-जुल्फकार वगैरह वगैरह। तो इस पर सवाल जरूर उठना चाहिए, और ये बहुत ही एक गलत बात उन्होंने की है कि आप एक सूबाई इकाई जो है वो वफाक पर चढ़ दौड़ेंगे। ये कोई तरीका नहीं है, और मेरे ख्याल में इमरान खान को खुद इसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये उनके कहने पर हुआ है या नहीं। अच्छा मुर्तज़ा, उसके साथ ये है कि एक तरफ देखा जाए तो इमरान खान आला अदालतों से कह रहे हैं कि दरमियान में पड़ें और वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पुरअमन तरीके के ऊपर जो अगला हमारा इस्लामाबाद की तरफ रुख होगा वो पुरअमन तरीके से होगा। और दूसरी तरफ वो अपने लोगों के, उनके लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये तजाद है बहुत बड़ा, जिसको हमारे दोस्त ट्रेड बड़ैच कहते हैं कि क्या ये खुला तजाद नहीं है? तो ये खुला तजाद है बिल्कुल, अगर देखा जाए तो। आप बजा फरमा रहे हैं। देखें, जो मुख्तलिफ इदारे हैं, आइनी इदारे, उन्होंने अपने आइनी हुदूद के अंदर रहकर काम करना होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब कुछ अपना बोझ जो है ज्यादा ही अदलिया पर डाल रहे हैं। इससे पहले भी जब उनको इजाजत दी गई कि जी आप H9 के इलाके में आकर जलसा करें, तो खुद जजेस के ये रिमार्क्स थे कि हमने अपने हद से बढ़कर आपको ये इजाजत दी है। लेकिन आपने देखा कि उसका नतीजा क्या निकला, कि उन्होंने हुक्म दिया अपने कारकुनों को कि आप डी चौक में आ जाएं और मैं भी उधर ही आ रहा हूं। तो उन्होंने जो अहकामात थे उनको हवा में उड़ा दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि अदलिया जो है वो अपने आप को ऐसे तनाज़ात में फंसाएगी जिससे ये तासुर हो कि जो मुल्क के अंदर सियासी जो रसाकशी है उसमें वो किसी एक तरफ जा रहे हैं। ये उनके लिए खुद अच्छा नहीं होगा।
तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन ये जिस तरीके से अदलिया से ये इंश्योरेंस पॉलिसी मांग रहे हैं अपने कामयाब धरने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी इजाजत उनको मिलेगी। खान साहब ने अपने हाथ बांध दिए हैं अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर। उससे ऐसा होगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा इस्लामाबाद के किसी मखसूस इलाके में पुरअमन जलसे की इजाजत तो मिल सकती है, या बैठने की, धरने की भी मिल सकती है। लेकिन डी चौक के अंदर या रेड जोन के अंदर आकर जो वफाकी काम है और इदारे हैं उनके काम को मुतासिर करना, मुझे नहीं लगता कि उसकी उनको कभी भी इजाजत मिल सकती है। अच्छा सुलंगी साहब, अगर हम देखें तो जब खान साहब आए थे पहली बार और लॉन्ग मार्च था, तो उसमें तो इसमें कोई शक नहीं कि नाकाम भी आप ये समझते कि वर्कर नहीं भी निकले थे उसके साथ साथ। लेकिन अगर खान साहब डट जाते, बैठ जाते, एक प्रेशर था हुकूमत पे बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि अगर खान साहब बैठते तो बहुत फ़ायदा हो सकता था। लेकिन ऐसा कहाँ उसको कौन सा ग्रीन सिग्नल मिला जिसकी वजह से वो दोबारा वापस चले गए? और अब दोबारा अगर वो आएंगे तो क्या आपको लगता है कि कोई कामयाबी अब मिल सकती है? क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत भी डट चुकी है इस बार कि जितने भी शराइत है वो मानने को तैयार है, पेट्रोल की कीमत अब और बढ़ेगी, इसके साथ साथ जो बिजली की प्राइस है वो भी बढ़ाने के लिए वो उनमें इत्तेफाक हो चुका है। मुझे लगता है हरमीत साहब के जो आपके सर पे जो रंग है ना, सब्ज, वो सिग्नल उनको नहीं मिला। इमरान खान को इस बार सिग्नल मिला जो जिस रंग की शर्ट मैंने पहनी हुई है, ये आप जो है वापस जाए। क्योंकि पिछली दफा अगर आप याद करें, जब वो तशरीफ लाए थे तो उनके साथ उनके मशहूर मारूफ कैनेडियन कजिन भी थे, और उनकी वर्कफोर्स जो थी और उनके जो कारकुन थे बैठे हुए थे, और भी बहुत सारे डाडे ताकतवर लोग उनके साथ थे, जो अब डॉक्यूमेंट हो चुका है। इस दफा ये सहूलियात उनको मुयस्सर नहीं है। और ये बात कि जी अब कल उन पर इंकशाफ हुआ कि उनके जो कुछ कारकुनान थे उनके पास भी असला था और तशद्दुद का खतरा था। तो बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो हर आदमी के पास असला होता है, तो इसके इम्कानात तो रहते हैं। और आप खैबर पख्तूनख्वा में क्यों जाते हैं? आप लाहौर में जाए ना, जो पहला जो कत्ल हुआ वो एक पुलिस सिपाही का हुआ जिनकी जान गई, और 18 जो अफराद थे पुलिस और रेंजर्स के, वो तो सिर्फ इस्लामाबाद में जख्मी हुए। तो बात यह है कि एक जो एटमी ताकत है उसके वफाकी दारुल हुकूमत में एक मुसल्लह तसादुम जिसके नतीजे में वफाकी हुकूमत मफलूज हो जाए, इस इम्कान को कोई भी कबूल नहीं करेगा। मुर्तज़ा, अगर इसके मुकाबले में हुकूमत के हवाले से देखा जाए तो कल बलीगुर रहमान ने गवर्नर का ओहदे का हल्फ उठा लिया, और वो ये हुआ कि सदर साहब ने जो इतने दिन अपने पास रखी समरी, और आखिरी दिन के करीब आके उन्होंने तकरीबन जाके और वो हल्फ बर्दारी का हुक्म दे दिया और दे दिया। इससे हुकूमत में कोई मजबूती आएगी, उनके काम में स्मूथनेस आएगी, आपको लगता है? अलामती तौर पर तो ऐसा ही होगा। जो ऑप्टिक्स हैं उससे तो यही लगेगा कि वफाकी हुकूमत और जो पंजाब हुकूमत है वो कुछ ना कुछ आपको नजर आएगी। लेकिन ये जो सदर साहब ने किया वो एक तो मुमकिन तौर पर जो बैक चैनल है वो काम कर रहा है, काफी लोग उनसे मिलते रहे हैं और आरिफ अलवी साहब को समझाने की कोशिश भी की गई है। लेकिन बात यह है कि अगर वो ना करते तो आधी रात के बाद जो है वो नोटिफिकेशन कैबिनेट डिवीजन ने जारी कर देना था, क्योंकि आईनी तौर पर 25 दिन से ज्यादा वो रख नहीं सकते थे। तो अब लेकिन जो इसमें बड़ा जो मार्का है ना अबरोफ साहब, वो है तकरीबन 1.5 महीने बाद 17 जुलाई को जब ज़िमनी इंतखाबात होंगे उन खाली नशिस्तों पर। हालांकि जो मुतासरीन हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन जो की गई है ये ठीक नहीं है। खुद जो वजीर आला है हमजा, उन्होंने भी चैलेंज किया है इस बात को कि जी ये जो 63A की जो तशरीह हुई है उसका उन पर इतलाक नहीं होता। वो तो खैर मामला अदालत में है जब होगा, लेकिन अहम जो मार्का है वो 17 जुलाई को है अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं। बिल्कुल, अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उस हवाले से देखा जाए मार्का वहाँ पे होगा। लेकिन ये बताइए कि
एक तरफ ये मार्का तो चलिए मतलब हम ये कहें कि स्मूथनेस आई है कुछ पंजाब गवर्नमेंट में, जिसका असर ये पड़ेगा कि जो हुकूमत का है उसको अपने इंतज़ाम करने में कोई आसानी होगी। लेकिन हम जिसकी तरफ पहले इशारा कर रहे थे, हुकूमत के लिए मुआशी मुश्किलात कितनी ज़्यादा आप देख रहे हैं। इस वक्त दर बदर अपना कशकोल उठाए हम फिर रहे हैं और कोई हमें पैसे देने को तैयार नहीं है, और सूरत हाल हमारी इंतहाई गंभीर हो चुकी हुई है। ऐसे में अगर मैं वापस जाऊँ इमरान खान की तरफ, उनको मुल्क का ख्याल करते हुए ये नहीं चाहिए कि वो मामलात से बैठ के इसको सुलझाएं और जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होती है उसकी तरफ आएँ। कोई कुव्वत ऐसी होगी जो उनको उस तरफ लेके आए और उनकी अक्ल में ये डाले कि भाई ये धरने, ये लड़ाइयाँ, मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता इसका इस वक्त। अब्दुल साहब, हमें जो उम्मीद का जो रास्ता है उसको कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। आप ये देखें कि 126 दिन के बाद, पेशावर के सानहे के बाद, यही इमरान खान साहब थे जिन्होंने अपने धरने को ख़त्म किया और पार्लियामान में वापस आ गए थे। तो बहुत सारे उनके जो पार्टी के लोग हैं उनको ये बता रहे हैं कि जी ये रास्ता जो है ये बंद गली का है, इससे निकलें, पार्लियामान में वापस जाएं। बहुत से जो अरकान हैं कौमी असम्बली के, वो नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दें। तो उम्मीद तो रखनी चाहिए। अच्छा, लेकिन खान साहब, आपको याद होगा कि इंटरव्यू में कह चुके हैं कि भाई इनको हुकूमत देने से तो बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा देते। तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सी चीज जो है वो जीतेगी। जी हरमीत। सुलंगी साहब, आपने जिस तरह जिक्र किया पार्लियामान का, और इससे कबल भी इस्तीफे का आप याद है 2014 के जब हालात थे वो भी इन्होंने ऐसे इस्तीफे दिए थे और दोबारा पार्लियामान में आ गए। इस वक्त जो बहुत सारे बिल जो हैं वो पास कर दिए गए थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से, अब हम देख रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडर हैं राजा रियाज साहब, वो एक उनकी जो हालत है वो आपके सामने है कि किस तरह वो बिल पास होते जा रहे हैं। जो बिल इनकी हुकूमत में पास है उसके अगेंस्ट चीज़ें पास हो रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर तहरीक इंसाफ आती, पार्लियामान में बैठती, तो एक अच्छी अपोजिशन के तौर पर वो बहुत सारी चीज़ों की मुखालिफत अच्छी तरीके से कर सकती थी? देखिए, ये फैसला इमरान खान ने करना है कि क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन हैं, तो वो चेयरमैन माओ ज़ेतुंग बनना चाहते हैं या पार्लिमानी लीडर बनना चाहते हैं, ये फैसला उनको ही करना है। बेहतर तो यही है, मैं हरमीत साहब के उनको पार्लिमान में आना चाहिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर। जितनी मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ होगी उतनी जमहूरियत का फायदा होगा, हुकूमत पर चेक होगा। ये जो रोंदते जा रहे हैं, पहले उन्होंने रोंदे, आपको याद होगा कि 1 घंटे के अंदर 32 बिल उन्होंने बुलडोज कर दिए थे, अगर आपको याद हो। तो ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि जो पीटीआई के अंदर जो दूसरे लीडर हैं, जो जहांदीदा हैं, जिन्होंने तजुर्बा है, जिनके पास पार्लिमानी सियासत का, शाह महमूद है, दूसरे हैं, वो खान साहब को जरा बताएं कि जी आप इस पार्लिमानी रास्ते पे चलें, इससे ही मुल्क का फायदा है। और जैसे अब्दुल रऊफ साहब मईशत की ज़बूहाली का जिक्र कर रहे थे, ये इस हुकूमत का चैलेंज नहीं है, ये पाकिस्तान का चैलेंज है। सबसे ज्यादा मुतासिर तो मिडिल क्लास और जो गरीब अवाम है, शहरी और देही, वो मुतासिर होंगे। कीमत तो उन्होंने अदा करनी है, हमारे वज़रा ने तो नहीं अदा करनी। तो मेरा ख्याल ये है कि कुछ चीजें जो है वो सियासत से बालातर होनी चाहिए। मुल्क की मईशत किस सिमत में जाएगी, हमारी खारजा पॉलिसी कैसी होगी, हमारे जो वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुकात कैसे होंगे। जरूरत इस बात की है कि हमारे सियासतदान कुछ चीजों पर आकर तय करें कि इन चीजों पर हमने सियासत नहीं करनी, इसके अलावा बहुत कुछ है सियासत करने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब इस वक्त एलिगेशंस इस तरह के लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इसराइल के दोस्त कौन है, ससुराली रिश्ता किसका है किसका नहीं है। मेरे ख्याल में इससे भी परहेज करना चाहिए। आप एग्री नहीं करते कि ये जो वक्त है ये और तरह का वक्त है, इसमें मुफाहमत की बात होनी चाहिए? आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। पाकिस्तान की जो फॉल्ट लाइन्स हैं, गिलगित से लेकर कराची तक, चाहे वो फिरकावाराना हो, लिसानी हो, मजहबी हो, सियासी हो, बेतहाशा फॉल्ट लाइन्स हैं। और हमने उन फॉल्ट लाइन्स को ब्रिज करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई डायलॉग शुरू नहीं किया। तो और हम ऊपर से एक एटमी ताकत हैं, तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम संजीदगी का मुजाहरा करें और जो असल जो इश्यूज हैं उन पर फोकस करें, मुल्क को यूनाइट करें, इकोनॉमी को मजबूत करें। आज हम कशकोल लेके इधर से उधर फिर रहे हैं,
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हमारी जो इकोनॉमिक फाउंडेशंस है वो बहुत कमजोर हैं। वो जो कर्ज की जो पीते रहे हैं वो मुस्तकबिल नहीं है। बहुत मेहरबानी, थैंक्स आपके टाइम के लिए। जैसे बात कर रहे थे, बहुत मुश्किल वक्त है, इसमें हमें चाहिए यही कि ये जो मुल्क की सियासत है, इसमें जो तंज, इसमें जो एक दूसरे के इल्ज़ामात, इसको ख़त्म करें और मफाहमत की बात करें। और जो बात होती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी, मईशत को बेहतर करने के लिए काम करें। तो अब क्या करोगी आप? ब्लेम गेम से निकल आना चाहिए, ब्लेम गेम से निकल आए और मुल्क की मुफाद के बारे में सोचे, हर चीज से बालातर होके। अब हम दिखाएंगे आपको एक ट्रेलर। अच्छा, किस मूवी का सर? आप बताओ। कर्मा। जो बहुत डिले थी कोविड की वजह से, बहुत इंतजार किया लोगों ने, बट फाइनली ट्रेलर इज आउट नाउ। बहुत जोरदार ट्रेलर है, बहुत पिक्चराइजेशन जबरदस्त है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लाइटिंग बहुत जोरदार है और ये काशान उमानी की हॉरर फिल्म है जिसके बारे में हमें बताया गया है कि ये जल्दी रिलीज होगी। हरमीत, कैसा लगा ट्रेलर आपको? फुल ऑफ एक्शन। रोज़ा बड़े मज़े का है और बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि मुनफरिद होती जा रही हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं और नया टैलेंट जो है, अगर हम उसकी बात करें तो खासकर प्रोडक्शन के हवाले से हम चीज़ें देखें, फिर जब काम हुआ है पिक्चराइजेशन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ही मुख्तलिफ हो रही हैं और अच्छा लग रहा है कि इस किस्म की मूवीज आ रही है फॉर ऑल द व्यूअर्स। तो आप लोग ये ट्रेलर जरा डिटेल में देखें, हमने देख लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ दिस शो। सो एक बार फिर से आप सबको सुबह बखैर। अगर आप 10 बजे नहीं उठे तो 11 बजे उठ जाए, बहुत लेट हो गया है, अपने दिन का बाकायदा आगाज़ करें। लेकिन इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर, जिस पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर प्लेटफॉर्म, हर मीडियम पर बहुत बात की जाती है। लेकिन क्वेश्चन मार्क इज वेयर इज इम्प्लीमेंटेशन। कुछ लोग हमारे माशरे में ऐसे हमारे इर्द गिर्द हैं जिन्होंने इस चीज़ का बेड़ा उठाया हुआ है कि हमने ग्रेजुअली कुछ इस तरह की इस्लाहात लेके आनी तालीमी निज़ाम में, जिस तरह अब्दुल रऊफ साहब बड़ी अच्छी और ह्यूज चेंज आ सकता है ग्रेजुअली। उनका तारुफ कराते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर ज़करिया साहब, वाइस चांसलर उकाड़ा यूनिवर्सिटी, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर आपकी भी आने के लिए। अच्छा, ये फरमाइए कि तलबा को आप भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल जो बारहा ये बात होती है कि जवाल का शिकार है, बच्चों में वो चीज़ नहीं रही, पाकिस्तान पीछे रह गया। आपके ख्याल में वजूहात क्या हैं? बच्चों को क्या करना चाहिए अपने आप को उस लेवल पे लाने के लिए कि वो इंटरनेशनली कम्पीट कर सकें, मतलब उस मैयार पे आ सकें? हमारी साइंस के मैदान में ख़ास तौर पे कहा जाता है कि रिसर्च इतनी नहीं है, तहकीकात इतनी नहीं है कि जो मुकाबला कर सकें। जी देखें, ये जो दौर है 21st सेंचुरी है, ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड का दौर है। देयर इज़ अ ह्यूज इंफॉर्मेशन। ठीक है। जो एक चीज़ हमें मिसिंग नज़र आ रही है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। इंफॉर्मेशन तो दे दी, बहुत अच्छे रट्टू तोते बना दिए हमने। अब देखें ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, एकेडमीज, ट्यूशन सेंटर इस तरीके से लगे हुए हैं कि वालिदैन भी पागल हुए हैं कि बच्चे का इतना ग्रेड आ गया तो वहाँ दाखिला होगा, इतना ग्रेड आ गया तो वहाँ दाखिला होगा। लेकिन उसकी किरदार साजी, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स नॉलेज, देखें ना, इंटरनलाइज नहीं की चीज़ें। मुझे मैं एक बच्चे को इंफॉर्मेशन देता हूँ, लेकिन वो इंफॉर्मेशन की डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिग्रियां लेने के बाद भी उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट ना रहे। अब हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स बड़े एक्सीलेंट हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो एक चीज़ मिसिंग क्या आती है, वो है एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी तब आती है जब आप नॉलेज को रियली अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखें, मैं छोटी सी एक बात अर्ज करूं, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी शो केस कर रहा है, हमारे पास इस तरह के जनाब बोर्ड्स हैं, मल्टीमीडियाज हैं, कैमराज हैं, और बाबा ये सारी टेक्नोलॉजी स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन को अंडरमाइन करती है। मिसाल के तौर पे 1 घंटा अगर स्टूडेंट ने पढ़ना है तो वो तो पावर पॉइंट देखता रहता है।
उसको एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, मैं जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारा आई कांटेक्ट हो रहा है, मेरे जो इमोशंस हैं मैं आप तक ट्रांसमिट कर रहा हूँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज को मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ये वो ट्रांसफॉर्मेटिव एबिलिटी होती है। थोड़ा सा हमें पॉज लेना चाहिए और हमें यूथ की ट्रेनिंग करनी है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, उनको ग्लोबल सिटीजन बनाना है, उनको पाकिस्तान का जिम्मेदार शहरी बनाना है। वेरी वेल कंसाइज कि हम ट्रांसफॉर्मेट नहीं कर रहे हैं, नहीं information कर दे ही सके, जा रहे हैं, दे ही जा जा रहे हैं। रहे हैं। सर एक बात है, जब मैंने आपका लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था वाज इन उकाड़ा, जी, हम जी। आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें जहाँ पर बड़ी सारी सो कॉल्ड चीज़ें होती हैं, ये भी है, पीपीटी भी है, आपके पास प्रोजेक्टर्स हैं, बड़े सारे लवाजमत होते हैं प्राइवेट में पढ़ने के। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, साथ इस बात को भी सेकंड कर ले कि खवातीन की एम्पावरमेंट की हम बहुत बात करते हैं, तालीम की उस तरह से बात नहीं करते। जी, जी। उकाड़ा यूनिवर्सिटी की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, आप वाइस चांसलर भी हैं वहाँ के, 90% वहाँ पर खवातीन है Yes, और एक यूनिवर्सिटी है। जी, जी। और दूर दराज से मैंने जो बच्चों को देखा वो तालीम हासिल करने वहाँ आती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो काम कर रहे हैं, जी, जी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को खास तौर पर खवातीन के लिए उस तरह से काम नहीं किया जा रहा जिस तरह से करना चाहिए। देखें, यही वो बात है ना, हमने यूनिवर्सिटी को जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज पे लगाया हुआ है, ठीक है। हम यूनिवर्सिटी की QS रैंकिंग करते हैं, हम एक इंतहाई क्वांटिटेटिव चीज़ें देखें इंसान को क्वांटिफाई अब जब आप कर देंगे, ये भेड़ बकरियां और मुर्गियां नहीं है। मुर्गी खाने में तो हो सकता है ना कि आपने 35 दिन के बाद कह दिया तमाम मुर्गियां जो है इतना इनका इतना वेट है, हेल्दी हैं। इंसान जो है उनकी जो एम्पावरमेंट होती है वो ज़रूरी है। जैसे देखें ना, मैं हमेशा ये चीज़ आर्गू करता हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियाँ हैं ये कस्टोडियन है हमारी। ये मुल्क में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जो क्लास बेस्ड सिस्टम है, इसको एड्रेस करना है। एक मजदूर की बच्ची, एक रेडी वाले की बच्ची, एक यतीम बच्ची, उसका That's किसने the point, केयर sir. करना है। देखें, अगर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ होल हार्टेडली सोशल ये देखें, हमने ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, ज़ात पात है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये इनहेरिट किया हमने इंडियन सोसाइटी से। अब हमने क्या किया, हम एक मेरिट की रड में मेयार के अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत से इदारे सरकारी भी प्राइवेट भी वो इस चीज़ पे बड़ा प्राइड लेते हैं कि हमारे यहाँ हम तो उस बच्चे को दाखिला कर देते हैं जिसके वालिदैन भी बड़ी अमरीकी अंग्रेज़ी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है ये अंडरमाइन करती है हमारे सोशल वेलफेयर को, ये अंडरमाइन करती है। तो करना क्या है सरकारी ख़ास तौर पर, क्योंकि अब हर ज़िले में सरकारी यूनिवर्सिटी है, करना ये है कि उस ज़िले में देखना है कि कहाँ ज़्यादा पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी हैं और वहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनको इनकरेज करना है वो यूनिवर्सिटी में आए और फिर उनको रिटेन करना है, उनके साथ सिंपैथेटिक रहना। अब हमारा एटीट्यूड क्या है, टीचर जो बड़ा अच्छा अंग्रेजी बोलता है, जिसके कपड़े बड़े अच्छे हैं, उसको कहता है ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है, दूसरे की बेइज्जती करता है। तो ये मेरा ख्याल है हमें टीचर्स की ट्रेनिंग भी करनी है। हमने एक ह्यूमैनिटेरियन यूनिवर्सिटी बनानी है, ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी है जहां बच्चियों की ख़ास तौर पे जो हमारी जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मेटाइज्ड पॉपुलेशन। अब आप देखें किसी गांव के सोशल सिस्टम में जाएं, वहाँ नाई की बच्ची को पढ़ने में बड़े मसाइल पैदा होते हैं, वहाँ उसका नाम नहीं लिया जाता, उसको नाई की बच्ची कहा जाता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बार्बर होना कोई ताना नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं, प्रोफेशन है, मतलब जी जी। देखें, अगर हमने पाकिस्तान को एक पीसफुल, प्रॉस्पर्स और ज़िम्मेदार नेशन स्टेट बनाना है तो हमने यहाँ क्लास बेस्ड सिस्टम को रिड्यूस करना है, ख़त्म नहीं हो सकता, रिड्यूस करना है। और रिड्यूस जो है वो हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन से होगा। और इसके लिए हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को लीड लेनी पड़ेगी। तालीम में भी हम स्टेटस को हो गए हैं, स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि इसका बच्चा होगा, उसको हमने इस तरह से प्रायोरिटी पे रखना है। हरमीत हमारे साथ मौजूद हैं। हरमीत, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमने हमेशा देखा ये मयार बहुत बढ़ता जाया है, चाहे वो सरकारी लेवल पे हम जाएं या प्राइवेट सेक्टर में जाए, तो अंग्रेज़ी ये आनी चाहिए भाई। और हम देख रहे हैं कि बच्चों के, चाहे वो मिडिल क्लास तक क्यों ना हो या मैट्रिक तक क्यों ना हो, कोशिश ये की जाती कि बच्चे को अंग्रेज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। दीगर सब्जेक्ट में वो मार खा भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।
ऐसे में आपको नहीं लगता कि बच्चा जो है उस पर दबाव जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, वो अंग्रेजी की तरफ ज्यादा आना शुरू हो जाता है, और ऐसे में हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बच्चों को अलिफ बे ते तक नहीं आती, उर्दू बोलना वो भूल गए, तो ये कितना बड़ा नुकसान है सर एज ए नेशन? देखें, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है कि हम अपनी ज़बान, अपनी मादरी ज़बान और नेशनल जी उसको हम अंडरमाइन, इसका फ़ायदा ये सिर्फ लैंग्वेज को अंडरमाइन नहीं कर रहे, ये हम अपना चेहरा बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा एहसास कमतरी अगर फील करता है, अब आप देखें जो मुकाबले के इम्तिहान होते हैं उनमें हमेशा जो बच्चे जिनकी आइडेंटिटी ठीक होती है, जिनको उर्दू आती है, जो पाकिस्तान की कल्चरल रियलिटीज़ को जानते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं इसीलिए अपने इब्तदाइया में ये कहा था कि हमने बच्चों को ट्रांसफॉर्म करना है। हम किस चक्कर में लगे हुए हैं, वालदैन भी, तमाम स्टेक होल्डर, वालदैन, हमसाए, रिश्तेदार, स्कूल, ग्रेड कितना आया, 4 CGPA आया कि नहीं, मेरे बच्चे का 4 CGPA आया, तुम्हारा 3.99 है, तुम्हारा बच्चा का बेड़ा गर्क हो गया, मेरा बच्चा कामयाब हो गया। वो हमने देखा ही नहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चे को अपनी फैमिली वेलफेयर, अपने महल्ले के मसाइल का अदराक नहीं है, अपने मुल्क के मसाइल का अदराक नहीं है, वो उसको हमने एक मशीन बनाया हुआ ग्रेड्स लेने के लिए, वो साइंस और स्कॉलरशिप और जो साइंस वो पढ़ रहा है, इल्म पढ़ रहा है, उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं। ट्रेजेडी ये है कि डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फैक्ट्स रटे हुए हैं। जैसे देख रहे हैं एक इंजीनियरिंग का बच्चा है, बड़े फैक्ट्स रटे हुए हैं, जब उसे कहा जाता है ये चीज डिजाइन करें तो वो डिजाइन कर नहीं सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये फंडामेंटल अप्रोच का फर्क है, मेरा ख्याल है इसे रिफॉर्म करना चाहिए। अच्छा, ये कहिएगा हरमीत की बात जो है ना, देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ी कंसाइज की एग्जांपल देती हूँ। बीएस का 40 सब्जेक्ट होते हैं, बीएस जो भी आजकल बच्चे कर रहे हैं ना, इंग्लिश की बात कर रही हूँ। बीएस के पहले सेमेस्टर से लेकर 5वीं 6वीं सेमेस्टर तक इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, इंग्लिश 4 हमें सिखाई जाती है। यूनिवर्सल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लेकिन हमारा सवाल ये कि हम तालीमी निज़ाम के जरिए अपने बच्चों को दे क्या रहे हैं। अगर मैंने बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन किया है तो मैंने 4 साल ये पढ़ा कि मैंने मीडिया में काम कैसे करना है, और उर्दू का एक सब्जेक्ट, मैंने खबरें पढ़नी है भाई, मैंने उर्दू में पढ़नी है, मुझे बताएं कि आप कैसे खबरें पढ़नी है। तो हम ये जो सब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं, बीएस 4 साल का तो हो गया ना, पहले इंटर होता था, उसके बाद 2 साल अलग अलग, अब तो 4 साल की स्टडी है, उसके बाद आप एमफिल के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो तालीमी निज़ाम में हम प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कहाँ डेफिशिएंसी है, कहाँ हम लैक करते हैं? देखें असल में हुआ क्या है, अभी एक रैट रेस लगी हुई है ह्यूमन बीइंग्स एक्सपोर्ट करने की। ठीक है, माने हम या ना माने, अंडरलाइंग यही होता है, बच्चे को MBBS कराना है, MLE करवाना है, अमेरिका भेजना है, बच्चे को कंप्यूटर कराना है, इसके बाद यूरोप भेजना है, बच्चे को फलां जगह भेजना है, इंटरनेशनल सिस्टम में हमने इंटीग्रेट करना है। अब वो जा सके ना जा सके, गरीब है अमीर है, अंडरलाइंग एक एफर्ट ये है, उसका रिजल्ट इसमें हर्ज कोई नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनली पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को अपनी प्रेजेंस शो करनी चाहिए, इससे रिमिटेंसेस भी आती हैं, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस और डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज भी बढ़ती है, लेकिन इस कॉस्ट पे हमने अपने इंडिजिनस सिस्टम का बेड़ा नहीं गर्क करना। अब देखें ना, एक दूसरी तरफ एक्सट्रीम है, मदरसे का बच्चा, वैसे बाय द वे मदरसे का जो अच्छा ट्रेंड बच्चा है उसको पाकिस्तानी रियलिटी का बहुत ज़्यादा इल्म होता है, वो बड़ी करंट के अलावा वो बड़ी कम्पैक्ट गुफ्तगू करता है। ठीक है, उसमें आर्गुमेंटेटिव पावर ज़्यादा होती है, लेकिन वो और एक्सट्रीम है ना, वो ले जाते हैं 600-700 साल पीछे। लेकिन क्योंकि वहाँ स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन ज़्यादा है, वहाँ लोकल रियलिटीज़ के बारे में बच्चा ज़्यादा जानता है, वहाँ ग्लोबल फोर्सेस का प्रेशर कम है। देखा ना, उसने तो नहीं MLE करनी ना, उसने तो नहीं SAT करनी, उसकी रिज़ल्ट क्या है, वो बच्चा कॉम्पैक्ट है। मैंने स्टडी की है मदरसे पे, वहाँ ज़्यादा मसाइल भी हैं कि वो बच्चा ग्लोबल रियलिटी से अवेयर नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी कॉम्पैक्ट है, वो गुफ्तगू कर सकता है, वो रिजिलियंट ज़्यादा है। आपने शुरू में गुफ्तगू में मतलब जैसे एक बात कही वो मेरे दिमाग में चिपकी हुई है, और वो ये है कि जब बच्चों को बाहर जाना पड़ता है या मैदान में आना पड़ता है तो एनालिसिस नहीं कर पाते। जी, एनालिसिस नहीं कर पाते। अच्छा, ये एनालिसिस जो है, इसकी तरबियत अगर एक लिहाज से देखा जाए, कुछ जो बहुत चुने हुए ऊपर के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे बचपन से ही सिखाना शुरू कर दिया जाता है, जबकि ज़्यादातर बच्चे उससे महरूम हैं। तो ये आपको एनालिटिकल अप्रोच जो है ये शुरू से देने की ज़रूरत है ताकि यूनिवर्सिटी में उसको पॉलिश किया जा सके, या यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आके फिर वो कुछ कर सकता है बच्चा। देखें, इसका लिंक आपके पेरेंट
जो है सन रिलेशनशिप या डॉटर रिलेशनशिप, पेरेंटल रिलेशनशिप से भी है और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप से भी है। अगर एनालिसिस क्या करना है, हम बच्चे को शट अप कॉल देंगे, ज़्यादा बातें ना करो, ये किताब रटो और मैंने ये ग्रेड जो है 3.9 आना चाहिए, एनालिसिस कहाँ से आएगा? अब देखें ना, हमारा जो ट्रेडिशनल मैट्रिक का एग्ज़ाम है, इंटर का एग्ज़ाम है, वहाँ बच्चा वो विन कर जाता है जो रटा लगाता है, ठीक है, और जो एनालिसिस करता रहता है। देखें, हज़ारों के हिसाब से एक बंदे को पेपर भेज दिए जाते हैं, ठीक है, वो जिस तरह मेरे दोस्त जो बोर्ड्स के चेयरमैन हैं नाराज़ होंगे ये बात सुन के, कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। ये रिसेंट जो मैट्रिक का आया है रिज़ल्ट वो आपने देख ही लिया। तो इशू ये है कि मैं इसे कहूँगा सिस्टेमिक गड़बड़ है, ये किसी फर्द का इशू नहीं है, ये किसी एक यूनिवर्सिटी का इशू नहीं है, इसमें ग्लोबल फोर्सेस भी प्ले कर रही हैं, इसमें लोकल फोर्सेस भी प्ले कर रही हैं और इसमें शेयर ग्रीड भी प्ले कर रहा है कि बच्चा जनाब फौरन डॉक्टर बन के क्लिनिक बना के सर्जरियाँ शुरू कर दे। अब देखें ना, इस पे भी इतराज़ है कि भाई आप इतना ह्यूज क्यूरेटिव इंडस्ट्री क्यों क्रिएट की हुई है। लाहौर की आप क्यूरेटिव इंडस्ट्री देखें, उस इंडस्ट्री को हर दिन बिलियंस ऑफ रुपी का पेशेंट चाहिए जिसकी वो सर्जरी कर सके। ये देखें, ये इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है। हम लेबर, जो हाईली क्वालिफाइड लेबर कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोकल यूटिलाइज, लेकिन इसमें एक कयल्टी जो है वो किरदार साजी की है, वो जिसे मैं कहता हूँ ना, ए प्रोडक्टिव, पॉजिटिवली प्रोडक्टिव सिटीजन, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। भाई मैंने उस इंजीनियर को, डॉक्टर को, टीचर को क्या करना है जिसमें कोई इंटेग्रिटी नहीं है, कोई एथिकल। अब देखें, एथिक्स का क्या जनाजा निकला हुआ हमारा, नेम एनी प्रोफेशन और उसके बारे में आप स्टोरियां सुन ले और स्टोरियां ठीक होती हैं। रोज लोग कहते हैं कि मैं भाई अपने बच्चे को एकेडमी में लेके गया, पैसे ले लिए, पढ़ाया कुछ नहीं, डॉक्टर के पास गया, अननेसेसरी सर्जरी कर दी, वकील के पास गया, उसने मेरी मिसल ही नहीं पढ़ी और अदालत में पेश हो गया। ठीक है, मैं किसी एक को नहीं कहता, लेकिन ये जो एथिकल कैटास्ट्रोफी हमारी सोसाइटी में हुई है, इसके बारे में भी सोचें। सर देखिए, अल्टीमेटली सारी डिस्कशन से जो चीज़ पॉइंट निकला है वो ये कि देखिए, पैसा कमाना इज अ टारगेट। तालीम हासिल करनी है तो पैसा कितना कमाएंगे। अब आपने जिस चीज़ का जिक्र किया, ब्रेन ड्रेन सिस्टम। अब अपनी क्रीम को हम यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ाकर बाहर भेज देते हैं, अपनी क्रीम को तो हम बाहर भेज रहे हैं, वो सिस्टम नहीं। चलो मैं कहता हूँ ये ब्रेन सर्कुलेशन भी है, लेट लोग बाहर भी जाते हैं। देखें, मैं इस चीज़ का मुखालिफ नहीं हूँ, अगर पाकिस्तान के लाखों बच्चे बाहर जाते हैं तो ये आपकी डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज है, वो इंटरनेशनली रियलाइज जो लोग, अच्छी चीज़ है। लेकिन असल चीज़ क्या, देखें, अगर हमने अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, स्कॉलर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनाया, वो बाहर भी जाके फ्रॉड करेगा, मुल्क की बेइज्जती होगी। ये चीज़ इंतहाई अहम है। देखिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कहता दिस इज अ कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ग्रीड, अर्निंग फॉर मनी इसकी एक बेड रॉक है, बेसिक्स है, ये होना चाहिए, बेसिक्स है, ठीक है। लेकिन इस ग्रीड के साथ अगर थोड़े से एथिक्स भी हों, थोड़ी सी मॉरल वैल्यूज भी हो, थोड़ा सा रिस्ट्रेंड जो है ना, ग्रीड हो। मैं कहता हूँ ग्रीड तो चलो है ही सोसाइटीज में, लेकिन डॉक्टर साहब ये डिस्कशन बहुत लंबी है, बड़ी प्रोडक्टिव है, बड़ी अच्छी है, हमारे पास वक्त के हम थोड़े से पाबंद होते हैं। आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत ही अच्छी डिस्कशन रही। और तालीम हासिल करते वक्त सिर्फ अपना मकसद और फोकस जो है वो सामने रखेंगे तो पैसा भी आ जाएगा और आपके लॉजिकल रीजन सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन इस चीज़ को कीप इन माइंड रखना जरूरी है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के इस फौरन बाद अब हम बात करेंगे उस इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में जो आजकल कसरत से यूज़ की जाती है। एक वर्ड सर सोशल मीडिया पे बड़ा आजकल यूज़ हो रहा है। हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एक्टर, सेलिब्रिटी कोई भी हो, वाइब्स का वर्ड बड़ा यूज़ किया जाता है कि मुझे ये वाइब आ रही है कि आज दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, मुझे ये वाइब आ रही है कि आज कुछ इंटरेस्टिंग होगा। वाइब को हम पुराने ज़माने में कहते थे कि मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है, छठी हिस्स मेरी ये कह रही है कि आज ये होगा। तो छठी हिस्स काम करती है? मेरा ख्याल में ज़रूर करती है। मैं तो अपने मामले में ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम करती है। इंडिकेट हो जाता है आपको कैसा होगा?
मतलब हमेशा तो नहीं होता, लेकिन मेरा मतलब है कि फिर भी आदमी को पता चल जाता है बहुत सी चीज़ों में कि इस तरह से हो सकता है। कुछ एनालिसिस भी होता है, आदमी अपने वाक़यात को देख के करता है, लेकिन कुछ छठी हिस्ट्री ज़रूर होती है और वो उसका इस पर बात साथ की बात है, उसको अंडरस्टैंड करने की में समझ होनी चाहिए। खैर, डॉक्टर सिद्रा खान माहिर नफ्सियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से चल के बात करते हैं। ये क्या होती है वाइब्स, कि मुझे फ़लाँ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, लिहाजा मैं इससे परे हट जाऊँ, इस काम में ना पढ़ूं या इस शख्स से ना मिलूं, तो इसको सिक्स सेंस कह लें। आपने जैसे अभी ब्रेक में कह रही थी कि सिक्स सेंस भी कहा जा सकता है। वाइब एंड सिक्स इज द सेम ये थिंग। क्या है और इसको किस तरह से ट्रेन भी किया जा सकता है अपने आप को? अच्छा सर, मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि वाइब्स को अब बेसिकली हम अगर सिक्स सेंस ना कहें और इसको ट्रेंड कह लें या फैशन कह लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आई थिंक के वाइब्स का टर्मिनोलॉजी इतनी कॉमन हो गई है और सब यूज़ करते हैं कि मुझे ये वाइब्स आ रही है, मुझे तो ये वाइब्स आ रही हैं। वाइब्स को मैं सिक्स सेंस से ज़्यादा ये कहूँगी कि ये बेसिकली आपकी थॉट प्रोसेसेस होते हैं, आपकी प्रिडिक्शंस होती हैं या आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली सिक्स सेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसमें मैं डिफरेंस समझा देती हूँ कि सिक्स सेंस में और वाइब्स में डिफरेंस क्या है, मतलब कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ वाइब्स हैं या ये सिक्स सेंस भी है। ठीक है, सिक्स सेंस में सोहा होता ये है कि थोड़ी सी आपको पैल्पिटेशन या हार्ट बीट आपकी ज़रूर इम्बैलेंस होती है। ओके, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंजिंग्स थोड़ी सी होती हैं। वाइब्स तो है ना कि रैंडमली आपने इमीडिएटली कह दिया मुझे तो ये वाइब्स आ रही हैं, मुझे तो ये वाइब्स आ रही हैं। अच्छा, वाइब्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वाइब पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेसिकली सिक्स सेंस के कुछ आपके साइंस होते हैं, एक ऑरा होता है जिससे पता लग जाता है। अच्छा, सिक्स सेंस हर एक को नहीं हो सकती, ये एबिलिटी होती ज़रूर है, मतलब कि ये एबिलिटी हर इंसान में होती ज़रूर है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो डोमिनेंट हो जाए। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं है, वो कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी आपके वो खुफिया भी रह सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी। इसी तरह एक और चीज़ ऐड कर ले, अक्सर का अब्दुल साहब ये भी कहता है इसकी छठी काम नहीं करती, ये सिक्स सेंस इसकी काम नहीं करती, मतलब ये कि वो इंट्यूशन उसको उस तरह से नहीं आ सकती। सिम्टम्स और क्या क्या होते हैं मिस सिद्रा? आपने कहा हार्ट बीट तेज हो जाती है, व्हाट एल्स वी कैन आइडेंटिफाई कि मेरी छठी अच्छा, इसके ना मैं इस बात को ना मैं एक एग्जांपल से कोट करूंगी। होता क्या है कि लाइक मदर है, मदर का रिलेशनशिप यू नो इट्स वेरी इमोशनल एंड वेरी सेंसिटिव देयर चिल्ड्रन, तो हाँ टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन और व्हाटएवर वो जो भी घर के मामला देख रही होती हैं। अब अगर बेटा लेट आ रहा है, बेटा लेट हो गया, तो माँ ये कहना शुरू कर कहीं मेरे बेटे का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, मेरी बेटी कॉलेज से लेट, कहीं उसको ये तो नहीं हो गया, कि उसके साथ ये तो नहीं हो गया। अब इसमें बेसिकली आपके इमोशंस आ रहे हैं। ठीक है, आपके इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन सिक्स सेंस जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं ये अलर्ट कर रही होती है कि कुछ होने वाला है, कुछ मसला है, कुछ मसला है, कुछ गलत होने वाला है। उसमें इमोशंस से ज़्यादा ना आपकी सेंस, जो कि ये सिक्स सेंस बेसिकली ये जो हमारी पांच सेंसेस है, कॉमन जो सेंसेस है, ये उससे अगली स्टेज है और इसमें ये पांचों सेंसेस यूज हो रही होती हैं। अब ये जो मैंने मदर वाली एग्जांपल दी है तो उसमें तो आपके सिर्फ इमोशंस आ रहे हैं ना, सोच है आपकी, सोच है वो, क्योंकि ये रिलेशनशिप इतना इमोशनल होता है, ये सोच है बेसिकली या इमोशंस आप कह लें। लेकिन सिक्स सेंस में होता ये है कि उन चीज़ों के बारे में इशारात होना शुरू हो जाते हैं जो कि अभी फ्यूचर में होने, वो चाहे पॉजिटिव है वो चाहे नेगेटिव है, इशारतन मतलब आप रेस्टलेस हो जाते हैं, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, या आपको ये वाइब्स, अगेन वो वाइब्स वाली बात आ गई, वाइब्स या इस तरह के कुछ जो है ना वो थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, आपको जो है ना एक अलर्टनेस होना शुरू हो जाती है आपके अच्छा। ब्रेन में, आपके पूरी फिजिक के वो एक फेज ही जो है ना वो अलग किस्म का होता है कि कुछ हमारे साथ होने ना वाला है। हरमीत भी मौजूद है। हरमीत हमारे को होस्ट है, इस्लामाबाद से हमारे साथ होते हैं। आप कितना बिलीव रखते हैं हरमीत वाइब्स पे? वाइब्स पे नहीं, वाइब्स पे। तो मैं तो वैसे हाँ अच्छा, अच्छा, वैसे वो ये बात इनकी डॉक्टर साहब की दुरुस्त है कि छठी एज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको समझ तो आ जाती हैं और आपको लगता भी ऐसा हो भी जाता है कभी कभार, जो रऊफ साहब ने कमेंट्स किए। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं कि भैया
मेरी छठी हिज जो है ना बहुत तेज है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो कहते हैं नहीं मेरी इतनी नहीं है काम खास। नहीं तो करती। क्या ये बॉडी पे किस चीज पे ज्यादा डिपेंड करती है, या ज्यादा इसका इस्तेमाल इंसान में ये खासियत होती है लेकिन उसका इस्तेमाल उसी तरह नहीं होता? क्या वजूहात होती हैं कि कई कमी पेशी जो है वजूहात इसकी? एग्जैक्टली ऐसा ही है कि ये खासियत होती तो सब में है, लेकिन इस्तेमाल करना किसी किसी को आता है। Yes. वो जो वाइब्स की बात है ना, वो तो हर कोई कर जाता है। मेरा ख्याल है उसको मैं जो है ना कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस कहूँगी, या फिर उसको सिर्फ एक जस्ट अ थॉट कहूँगी कि एक सोच आई और उसको वाइब का नाम दे दिया कि मुझे ये वाइब्स आ रही हैं। लेकिन सिक्स सेंस बेसिकली ये ऐसी एबिलिटी होती है जिसको टाइम के साथ साथ लर्न किया जाता है, और ये एकदम से नहीं पता लगती इंसान को। ये टाइम के साथ साथ लर्न किया जाता है और इंसान को पता लगता है कि अच्छा ये मेरी सिक्स सेंस है और मैं इसको कैसे शार्प कर सकता हूँ। सिक्स सेंस यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि ये बेसिकली मेरा यहाँ तक ये साइंस ने भी तहकीकात की है, ये दरियाफ्त किया है कि ये कहीं ना कहीं ये जेनेटिक्स भी है, ये विरासत से भी मिलती है। मतलब कि हाँ जी सर, ये जेनेटिकली भी आपके जीन्स की कॉम्बिनेशंस में कुछ ऐसे जो है वो कॉम्बिनेशंस बने होते हैं कि यू रिसीव दिस एबिलिटी फ्रॉम योर पेरेंट्स, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन ये मूव कर रही होती है। अच्छा, प्लस सिक्स सेंस को किसी ना किसी हद तक, चूंकि लर्निंग बिहेवियर होता है, तो बच्चा लर्न भी कर लेता है। जैसे अगर वो माँ के पैटर्न्स को देख रहा होता है, माँ ये कह रही है कि मेरी सीधी आंख फड़के तो कुछ ठीक नहीं होना, ये जो भी मिथ्स बने होते हैं, तो फिर बच्चा वो लर्न कर रहा होता है कि अच्छा घर पर अगर शीशा टूट रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ गलत होगा, काली बिल्ली गुजरी है तो इसका मतलब है कुछ गलत काली है। बिल्ली आ गई तो सब बहुत कुछ हाँ, होगा। तो इस और तरह इस तरह से हम बच्चों को सुपरस्टिशियस कर देते हैं। एग्जैक्टली सुपरस्टिशियस कर देते हैं, और वो वही वाली बात कि वो ट्रेंडिंग के वाइब्स, अच्छा वो सिक्स सेंस को और वाइब्स को जो है ना वो बहुत मिक्सअप कर देते हैं। अच्छा, तवहमात है ना, तवहमात। वो तो तवहमात है कि काली बिल्ली गुजर गई या शीशा टूट गया। हाँ। लेकिन इसको हम फर्क कैसे करेंगे सिक्स सेंस से? सिक्स सेंस मैं आपको बताती हूँ। सिक्स सेंस में बेसिकली सर होता ये है कि इसमें ओवर थिंकिंग नहीं होती। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि इसमें ओवर थिंकिंग नहीं होती। अच्छा। इसमें एक सोच होती है यूनिडायरेक्शनल। अचानक से जी, यूनिडायरेक्शनल सोच होती है, एक सोच होती है जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। उस टाइम ये नहीं हो रहा था कि बहुत सारी थॉट्स जो है ना वो जंपिंग कर रही होती हैं। एक तो ये चीज़, दूसरा ये अब इसमें मैं आपको ये बता दूं, सिक्स सेंस बेसिकली बहुत कम लोगों को और बड़ी ख़ास लेवल की आती है। फॉर एग्जांपल, मरने वाला शख्स कहा यह जाता है कि उसको तकरीबन 48 घंटे पहले या 2 दिन पहले उसको सिक्स सेंस आना शुरू हो जाती है कि मेरा टाइम अब आने वाला है। और वो बेसिकली साइंस दे रहा होता है, वो कुछ ऐसे इशारात दे रहा होता है। अच्छा। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही होती। इसी तरह जानवरों में भी सिक्स सेंस होती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। सोहा डॉल्फिन के बारे में ये कहा जाता है कि उसकी सिक्स सेंस इतनी शार्प होती है, डार्कनेस में, वाटर में, इक्वल लोकेशन को यूज़ करते हुए वो ये जो है ना इस एबिलिटी को यूज़ करते हुए, जिसको हम सिक्स सेंस का नाम देते हैं, तो वो इस सिक्स सेंस को, अब वो तो नहीं खप डालती कि मुझे वाइब्स आ रही है, मुझे वाइब्स आ रही है, वो तो नहीं कह सकती। एग्जैक्टली वो तो नहीं कह सकती। मतलब कि वो तो नहीं कह अच्छा, सकती। इसीलिए ऐसा होता है कि हम कोई मूवीज देखते हैं तो कोई शिकार करने के लिए अगर आप किसी जानवर का जाओ तो दैट इज कॉल्ड सिक्स सेंस, कि उसको पहले प्रिकॉटिकली पता होता है कि बट शी और ही इज गोना रिएक्ट एट दैट टाइम ना। तो ये बेसिकली ना सिर्फ इंसानों को, जानवरों को भी सिक्स सेंस आ रही होती है। अच्छा, सिक्स सेंस कहीं ना कहीं ये जेनेटिक्स तो है, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड भी है कुछ लोगों को। अच्छा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सर अगर देखा जाए तो सिक्स सेंस को आप बहुत पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि टाइम इतना, सॉरी टू से, मैं ये कहूँगी कि नेगेटिव जा रहा है कि लोग सिक्स सेंस को बहुत नेगेटिव वेज में यूज़ कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव वेज जैसे में। ये जो सूफिया कराम है, बुजुर्गान है, इनकी आगे की एबिलिटी है, सिक्स सेंस से भी ऊपर की एबिलिटी है वो। एग्जैक्टली वो सिक्स सेंस से ऊपर की सॉरी उसके ऊपर की एबिलिटी, उसको वजदान कह सकते हैं। वो इससे भी ऊपर की एक स्टेज है। ठीक है, तो उसको तो मेरा ख्याल है मुझे खुद भी कभी आज तक हुआ नहीं Elaborate नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छा, तो बात जगह सारा ऐसा होता है कि ना हम ये ऐसे करते हैं, सॉरी नाम मुझे गलत सिद्रा बोला। अच्छा सिद्रा, पता है बाजू कर ऐसा होता है, हमारे बड़े जो है ना वो कुछ कह देना तो कहते हैं कि जी अब बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि बड़े जो
प्रोडिक्शन कर देते हैं कि ऐसा होगा आने वाले ज़माने में, अगर तुम ये काम करोगे तो इसमें तुम्हें इतना फ़ायदा इतना नुकसान होगा। बाज़ हम उसको क्या उस प्रोडिक्शन को जो बड़े करते हैं उसको भी हम सिक्स सेंस का नाम दे सकते हैं? नहीं सोहा, मेरा ख्याल है वो सिक्स सेंस को उसका नाम नहीं देना चाहिए, वो वैल्यू कह लें, आप नॉर्म्स कह लें, ठीक है, फैमिली पैटर्न कह लें, लेकिन उसको सिक्स सेंस का नाम देना आई थिंक वो ठीक नहीं होगा। मतलब प्रोडिक्शन वो कोई एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर करते होंगे, जैसे Analysis इन्होंने की कारोबार के बुनियाद बारे पर, में कहा जी। कि बाद लोग जो है वो प्रेडिक्ट तजुर्बे की बुनियाद पर। वो तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर। जी हरमीत। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि तजुर्बे की बुनियाद पर वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ हाँ, तजुर्बा भी बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट है हाँ, ना। चलिए तो हम अभी सोहा आपकी वाली बात कि वो नेगेटिव को किस तरह से, मतलब कि अब लोग किस तरह से नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो लोग, अगर किसी को सिक्स सेंस हो रही है और वाकतन हो रही है, जो कि पता भी लग जाता है कि ओरिजिनल कौन है और फेक कौन है, और अगर वाकतन हो रही है तो आई थिंक कि उस इंसान को बहुत पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए। लाइक पेशेंट गोया कर दी जाती हैं, हाथ देखे जाते हैं, ठीक है, तो वो हाथ देखने में बहुत लाइक फ्यूचर को डिस्क्राइब कर दिया जाता है और बड़े यकीन के साथ कर दिया जाता है। तो आई थिंक कि अगर Again, फिर आपके हाँ, अगर अच्छा, ये भी छठी हिस्स में आते हैं, मतलब हाँ। सारी चीज़ें। हाँ, ये हाथ देखने वगैरह में भी वो ये जो हाथ हाँ, देखना, ये आपके exactly। बारे में प्रोडक्शन करना, फ्यूचर के बारे में। एग्जैक्टली ये इसी में आता है, ये छठी अच्छा, हिस्स इसका ताल्लुक फर्स्ट इंप्रेशन से सिद्रा बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे से आप मिलते हैं, आजकल ये बहुत कॉमन है कि कोई खातून या कोई मेल फीमेल कोई भी हो, कहते हैं मुझे इससे नेगेटिव वाइब आ रही है। मतलब मैंने अपने थॉट प्रोसेस में सोचना शुरू कर दिया कि बंदा मेरे लिए ठीक नहीं है और वो फर्स्ट इंप्रेशन ठीक नहीं रहा, तो हमने उसको ठीक कंसीडर करना ही नहीं है। द नेक्स्ट पर्सन मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। तो ये जो हम वाइब्स का नाम लेके अगले बंदे की एक पर्सनालिटी को जज कर लेते हैं, इसको हम मतलब कहीं फॉल कर सकते हैं सिक्स सेंस में कि मेरी सिक्स सेंस कह रही थी कि बंदा ठीक नहीं है, देखा साबित हो गया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सिक्स सेंस में जो है ना, आपको कुछ ऐसे इशारात हो जाते हैं जो कि आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, और अगर वो बात ठीक निकलती है तो इंसान ये समझता है कि ये मेरी सिक्स सेंस है। लेकिन वो जो आपने बात की ना कि फर्स्ट इंप्रेशन वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान का जो इंटरेक्शन है ना, वो बेसिकली थैंक यू सिद्रा, जी बहुत सर। मेहरबानी, हमारा टाइम थोड़ा है। अच्छा, ठीक आपसे है। बड़ी बातें हो रही थी, जी। सिक्स सेंस के बारे में बात कर रहे थे। ये जेनेटिक भी है, ये तरबियत भी इसकी होनी चाहिए। इसके हवाले से हमें थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए अपने आप को, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए चीज़ों को और इंसानों को भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और अब हमने लेनी है आप सबसे इजाज़त, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।